जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सारे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीबीएस एफकेट पर जीत पर। तो अब हमें पता है कि एफकेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है एफकेट 1 2026 के लिए। और इसमें कुछ नए बदलाव हमें देखने को मिले हैं, तो वो ध्यान से सुनना और समझना आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो जरूर समझना। तो आइए शुरू करते हैं। हम देख चुके हैं एफकेट 1 2026 का नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है, जिसमें सबसे पहले पेज पे स्टार्टिंग में ही आपको बदलाव यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि अब जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा fcat.excel.co.in इसके ऊपर। लेकिन अब जो जनरली पहले जो डेट लग रही थी कि 10 नवंबर से जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो 10 नवंबर स्टार्ट नहीं होने वाले हैं। बार-बार ट्राई करके परेशान मत होने लग जाना, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर हमने साफ लिख दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आपकी 17 नवंबर को 11 बजे से स्टार्ट होगी और आपकी 14 दिसंबर तक चलेगी। और उसके बाद इस टाइम को वो खत्म होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी चीज, इस बार आपको पेपर देखने को मिलेगा सिर्फ एक दिन में, एक ही शिफ्ट में। यहाँ पे आप देखोगे एक दिन में एग्जाम हो रहा है। अभी तक हम देखते थे 2 या 3 दिन में एग्जाम होता था, और एटलीस्ट 2 शिफ्ट तो एक दिन की हमें देखने को मिल जाती थी। इस बार ये आप देख पाओगे, यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है कि आपका जो एग्जाम होगा 31 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम डेट आ गई है। ठीक है, एक ही शिफ्ट होने वाली है, ये ध्यान रखना। और वहां पे आपकी जो आपका ये 2 घंटे का 10 से 12 तारीख के, मतलब 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपका एग्जाम होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिलेबस सिलेबस लगभग आपका वही सेम चीज है। यहाँ पे देखोगे जनरल अवेयरनेस आपकी आ जाती है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, उसके बाद आ जाती है आपकी रीजनिंग। ये चार चीजों के ऊपर आपका जो पूरा पेपर है आपको देखने को मिलेगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 सवाल होंगे, 300 नंबर का पेपर है। एक सही जवाब के लिए 3 नंबर मिलेंगे, एक इनकरेक्ट जवाब के लिए 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे बात कर ले वैकेंसीज की, तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक काफी बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है वैकेंसीज में। ठीक है, यहाँ पे एक आप क्या चीज देखोगे, यहाँ पे आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, पीसी। ये पीसी क्या है? परमानेंट कमीशन। अभी तक हमें देखने को मिला था कि एफकेट से परमानेंट कमीशन नहीं हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन, यानी कि जनरली 10 से 14 साल के बीच का टेन्योर हमें देखने को मिल जा रहा था, जो जॉब सर्विस यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन अब यहाँ पे आपको परमानेंट कमीशन देखने को मिल जा रही है। वैकेंसी काफी कम देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो आप देख पाओगे, लेकिन आपको यहाँ पे परमानेंट कमीशन देखने को मिल जा रही है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें, तो अगर वुमेन्स के सेक्शन में बात करें, तो आपको कंपैरेटिवली जो वैकेंसी है वो कम होती हुई हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो लॉजिस्टिक वाला ब्रांच है, इसमें थोड़ी सीटें बढ़ी हुई देखने को मिली हैं। लेकिन काफी, जैसे ये मैकेनिकल वाला है, इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। वेपनरी सिस्टम जो ब्रांच वाला डिपार्टमेंट है, इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन ये हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, परमानेंट कमीशन वाला। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे टाइप ऑफ कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन है आपके इन दो ब्रांचेस के लिए। उसके बाद शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन हमें पता है, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, उनको जो टेन्योर मिलेगा 14 ईयर्स का मिलेगा। उसके अलावा जो ग्राउंड ड्यूटी आपके जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, उनके लिए आपकी 10 साल की सर्विस होगी, जो कि 4 साल तक एक्सटेंड करी जा सकती है, सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, इन सबको देखते हुए। और इसमें भी स्कोप होता है परमानेंट कमीशन का, वो लिख के देते हैं कि अगर वो चाहें तो परमानेंट कमीशन कर सकते हैं, शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन को भी, सब्जेक्ट टू वही आपका सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, विलिंगनेस, इन सब चीजों के ऊपर देखने को मिल जाता है। और जो शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन होते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती है। एक ही चीज ये तो हमें पता है, देखने को मिल जाती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। उसके अलावा आपका जो एज क्राइटेरिया है, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी 20 से 24 साल उम्र होनी चाहिए, यानी कि आपके बॉर्न होना चाहिए 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में। अगर आपके पास डीजीसीए के द्वारा पायलट लाइसेंस है, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर 20 से 24 साल तक की है, तो यहाँ पे 26 साल, 2 साल एक्स्ट्रा की रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो अब आप यहाँ पे, अगर आपके पास लाइसेंस है, तो आप 2 जनवरी 2001 से के बीच में, अगर आप 1 जनवरी 2007 के बीच के बॉर्न हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है ग्राउंड ड्यूटी। यहाँ पे तो हमें 20 से 26 साल का ही वो देखने को मिल जाता है,
जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस ये ध्यान रखना अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे साफ लिखा है अगर ड्यूरिंग यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अगर आप शादी करते हो, तो आपको आप कह सकते हो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपकी सर्विस से। आप अलाउड नहीं है, आप उसके बाद ही शादी कर सकते हो जब आप सर्विस में आ जाओगे। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या-क्या चाहिए यहाँ पे आपको, तो वो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एफकेट का नोटिफ़िकेशन है, वहीं से खोल के देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देखोगे, तो ये फ्लाइंग ब्रांच का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो आप ये देखोगे तो उसमें आप यहाँ पे देखोगे, तो मिनिमम 50% चाहिए होते हैं। अगर आपने 10th-12th में आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स है, तो उसमें कम से कम आपके पास 50% है, तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद जो आपकी डिग्री है, उसमें कम से कम आपके पास 60% यहाँ पे होनी चाहिए। 3 डिग्री का वो मतलब 3 साल की जो डिग्री यहाँ पे चाहिए होती है। उसके बाद जो आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है, इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही फिज़िक्स, मैथ्स में 12वीं क्लास में आपको 50% मिनिमम चाहिए। साथ में आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे ध्यान रखना, मिनिमम 4 डिग्री की ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मिला के आपके 60% कम से कम होने चाहिए। लिस्ट काफ़ी सारी है, आप इसके पास इसमें से कोई सा भी आपने जो सब्जेक्ट लेके आपकी ग्रेजुएशन करी हो, ये काफ़ी सारी लिस्ट है, ये आप देख सकते हो, उसमें चेक कर सकते हो। सेम आपका ये मैकेनिकल के लिए है, ग्रेजुएशन मतलब स्कूल में आपकी फिज़िक्स प्लस मैथ्स 50% प्लस, ग्रेजुएशन में आपकी 60% प्लस, मिनिमम 4 साल की जो मैंने आपको बताया था, यहाँ भी हमें वही चाहिए होता है मिनिमम 4 साल का, ठीक है? और बाकी यहाँ भी वो लिस्ट आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाता है नॉन टेक्निकल ब्रांचेज़ में। इसमें जो आपका वेपनरी ब्रांच है, यहाँ पे भी आपको 50% मिनिमम चाहिए होगा 10th-12th की मतलब 12th की मैथ्स और फिज़िक्स में मिला के, ठीक है? बाद में उसके बाद आपकी डिग्री है, यहाँ पे आप 3 साल की डिग्री में भी जिसमें आपके कम से कम 60% हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी फिर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, जिनके पास साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, 12th में साइंस नहीं थी, उनके लिए ये आप कह सकते हो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बस आपके पास 12th पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में बस 60% यहाँ पे होनी चाहिए, वो हमें देखने को मिल जाता है। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी आपके जो ग्रेजुएशन है 60% होनी चाहिए। आपने बीकॉम की डिग्री कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, स्पेशलाइज़ेशन आपकी फाइनेंस में हो या बीएमएस कर रखी हो फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन के साथ या बीबीएस भी, यानी कि फाइनेंस में आपकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए या फिर आप सीए, सीएमए, सीएस या सीएफए हो तो भी या अगर आपने बीएससी कर रखी है फाइनेंस के साथ तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर मेट्रोलॉजी में भी यही वही आप देख पाओगे 10+12 में यहाँ पे फिजिक्स, मैथ्स में और आपके 50% 60% आपकी ग्रेजुएशन में लिस्ट यहाँ पे दे रखी है और उसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है सभी को? तो ये हमारा आप कह सकते हो नोटिफ़िकेशन के बारे में जो ब्रॉड चीज़ें थी, जो बदलाव है उनका ध्यान रखना। अगर आप आगे बोलोगे तो आपके फॉर्म फिलिंग के लिए भी कैसे फिल करना है, उसके लिए भी हम वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।